नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए कंप्यूटर की वन शॉट क्लास। क्या दोस्तों, कंप्यूटर की वन शॉट है ना, कंप्यूटर वन शॉट लेके आया हूँ आपके लिए। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है आपको कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तो पूरे कंप्यूटर कोर्स का। ठीक है, तो जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक है सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनाए मैंने। खासकर शॉर्टकट कीज हुई, फुल फॉर्म हो गई, एमएस वर्ड के सवाल हो गए, इंटरनेट संबंधी सारे सवाल यहाँ पे दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप अगर चाहो तो 2x कर सकते हो इसको, 2x करके भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में मुझे लास्ट में ये बताना है कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, इससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों पहला सवाल है मेरे सामने, मतलब आपके सामने, कंप्यूटर के 5 बुनियादी चरण बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के 5 बुनियादी चरण बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको। बताइए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ के आराम से और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन से यहाँ पे 5 बेसिक चरण है। ठीक है, तो इसका जवाब आप दे सकते हो मुझे। दोस्तों इसका जो 5 बेसिक चरण है ना, वो है दोस्तों इनपुट, पहला इनपुट है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, और एक होता है दोस्तों कंट्रोल। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट और कंट्रोल। तो बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन आएगा इसमें भाई, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट और कंट्रोल। तो किस किस का सही था ये सवाल। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ठीक है, इजी और टफ दोनों तरह के सवाल मिलेंगे इस क्लास में आपको। ठीक है, और सभी का आंसर आपको देना है साथ साथ में। दूसरा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। खेल के परिणाम बताने में, मौसम पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यों में, मोबाइल गेम चलाने में, या बैंकिंग कार्यों में। बताइए दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों मौसम का पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यों में, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं भूकंप की जानकारी में, भूकंप की जानकारी। ठीक है, अंतरिक्ष में खोज करना वगैरह सब इसी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लियर है तक का। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, परम 8000। ये ध्यान रखना दोस्तों, परम 8000 एक तरीके से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और दुनिया का कौन सा था, CDC 6600। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया वो दूसरा प्रश्न आपको। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है, या मदरबोर्ड का कार्य क्या कार्य होता है। कंप्यूटर को बिजली देना, सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना, केवल CPU चलाना, या कीबोर्ड जोड़ना। बताइए दोस्तों मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है। दोस्तों मदरबोर्ड का जो कार्य होता है वो होता है सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना। तो बी ऑप्शन इज राइट, सभी घटकों को जोड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम और रोम में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन आ रहा है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। दोनों एक जैसी होती हैं, रोम अस्थायी होती है, या रैम केवल मोबाइल में होती है। बताइए दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। दोस्तों बात करें यहाँ पे रैम और रोम की, तो रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पे रोम की, तो रोम की होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसकी होती है। रैम जो होती है दोस्तों ये होती है अस्थायी मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, अस्थायी होती है। और साथ में बात करें रोम की, तो रोम होती है दोस्तों स्थायी। ठीक है, इसमें जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो सेव रहता है एक तरीके से, और बिजली जाने के बाद भी परमानेंट रहता है एक तरीके से, परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं अपन इसको, और ये स्थायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रैम अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। चौथे में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। किस किस का सही था चौथा पर्सन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल के, और पांचवा सवाल हमारे सामने, पेरीफेरल डिवाइसेज किसे कहते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेज किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कंप्यूटर के अंदर के हिस्से, कंप्यूटर के बाहर जुड़ी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, CPU में के चिप्स, या नेटवर्क केबल। बताइए दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों पेरीफेरल जो डिवाइसेज होती हैं वो होती हैं कंप्यूटर से बाहर जुड़ी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन इज राइट, कंप्यूटर से बाहर
जुड़ी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, 5 में बी आएगा दोस्तों। और 5 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और क्लास कैसी लग रही दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है दोस्तों, BIOS का पूरा नाम क्या है। BIOS का पूरा नाम क्या होता है, बताइए दोस्तों, क्या होता है BIOS का पूरा नाम। BIOS, देखो BIOS का जो पूरा नाम होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ये ऑप्शन इज राइट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंटरनेट चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, फाइलों और फोल्डरों को देखने व प्रबंधित करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए। बताइए दोस्तों किसमें किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है फाइलों और फोल्डरों को देखने व प्रबंधित करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। किस किस ने सी ऑप्शन किया भाई इसमें 7वें में। अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है। फाइल का प्रकार बताना, फाइल का आकार बताना, फाइल का स्थान बताना या फाइल को छिपाना। बताऊं फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो कि आपके कोई एक्सेल की फाइल है तो ऐसे लिखा आएगा ABC, मान लो फाइल का नाम है .xlsx होता है। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे ये तो हुई किसकी, एक्सेल की, और ये जो होता है दोस्तों एक्सटेंशन होता है एक तरीके से। मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि MS वर्ड की है तो ABC.docx होता है। ठीक है, एक होता है जैसे ABC में लिख दिया और साथ में .pptx भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और एक जैसे मान लो मैं लिख दिया .txt। तो एक तरीके से ये जो फाइलें होती हैं दोस्तों, ये जो नाम है ना यहाँ पे, ये एक तरीके से फाइलों को पहचानने का तरीका होता है दोस्तों। इससे पता लगता है कि फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। जैसे ये एक्सेल की है, ये वर्ड की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये पावर पॉइंट की हो जाएगी। ठीक है, और ये एक तरीके से टेक्स्ट फाइल मान लेंगे। ठीक है, यानी कि नोटपैड की फाइल मान लेंगे। तो यहाँ पे जो ये होता है एक्सटेंशन, वो होता है फाइल का प्रकार बताता है। फाइल का क्या बताता है दोस्तों, प्रकार बताता है कि भाई किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। ठीक है, तो उम्मीद है 8वां समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है यहाँ पे, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला क्लोज्ड सोर्स या फिर ओपन सोर्स, पेड सॉफ्टवेयर या प्राइवेट OS। बताइए दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है लिनक्स। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स। कौन सा है दोस्तों, ओपन सोर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिनक्स कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरीके से ओपन सोर्स। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 10वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है। विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या कार्य, इजी सवाल एकदम। पहला ऑप्शन आ रहा है डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, दूसरा फाइल कंप्रेस करना, तीसरा फाइल प्रिंट करना या फाइल शेयर करना। बताइए दोस्तों रिसाइकल बिन का क्या काम होता है दोस्तों। दोस्तों रिसाइकल बिन को कहते हैं कंप्यूटर का कचरा पात्र। कचरा पात्र कहते हैं किसका, कंप्यूटर का। क्यों, क्योंकि सारी अनवांटेड जो फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ पहुंच जाती है, सीधी रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आएगा डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। ठीक है, डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो वापस से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कार्य क्या होता है। कई बार ये पूछा जा सकता है आपसे कि ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका कार्य क्या होता है। इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना, कंप्यूटर की मरम्मत करना, वेबसाइट बनाना या सोशल मीडिया अकाउंट चलाना। बताइए दोस्तों ISP का क्या कार्य होता है। दोस्तों बात करें ISP के कार्य की तो ये होता है दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। ए ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। किस किस का सही है भाई। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 11वां किस किस का सही हो गया मुझे बताइए एक बार। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारे सामने, कुकीज क्या होती है। कुकीज क्या होती है। पहला, ब्राउजर द्वारा स्टोर की गई छोटी फाइलें जो यूजर की गतिविधि का रिकॉर्ड रखती है, वायरस, वेब पेज या एंटीवायरस। बताइए दोस्तों कुकीज क्या होती है। तो दोस्तों कुकीज जो होती है ना, आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो।
दोस्तों कुकीज जो होती हैं वो होती हैं ब्राउजर द्वारा स्टोर की गई छोटी फाइलें जो यूजर की गतिविधि रिकॉर्ड रखती हैं। ब्राउजर द्वारा स्टोर की गई छोटी फाइलें जो यूजर की गतिविधि रिकॉर्ड कर रखती हैं, जैसे क्या सर्च किया क्या सर्च नहीं किया वो सब रिकॉर्ड रखती हैं। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद है 12वीं में आपने ए किया होगा। अब चलते हैं 13वीं की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एईपीएस। एईपीएस का जो पूरा नाम है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सवाल ये भी आ सकता है एईपीएस का पूरा नाम क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का क्या उपयोग है। पहला एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट कार्ड भुगतान करना, इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग सेवाएं केवल आधार के माध्यम से उपलब्ध कराना। बताइए दोस्तों एईपीएस का क्या मतलब है। दोस्तों एईपीएस का जो मतलब है वो है दोस्तों बैंकिंग सेवाएं आधार के माध्यम से उपलब्ध कराना। बैंकिंग सेवाएं आधार के माध्यम से उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ फिंगरप्रिंट से आपका काम हो जाएगा सारा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल हमारे सामने है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। फोटो लगाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए या नेटवर्क शेयरिंग के लिए। बताइए दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर जो करते हैं आप वो मतलब किस कार्य में किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वैधता देने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल हमारे सामने, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग है। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उपयोग है। पहला शब्द या वाक्यांश को ढूंढकर उसे किसी अन्य में से बदलने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए या स्पेलिंग जांच के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, क्या दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्या किया जाता है। पहले बता देता हूँ इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एच। कंट्रोल एच से क्या होता है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये जो उपयोग होता है शब्द या वाक्यांश को ढूंढकर उसे अन्य से बदलने के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट, शब्द या वाक्यांश को ढूंढकर उसे अन्य किसी से बदलने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 15वां आपको समझ में आ ही गया होगा। 16वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का क्या कार्य है। वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का क्या कार्य है। पहला टेक्स्ट को बाएं दाएं या बीच में व्यवस्थित करना, केवल बाईं ओर लिखना या केवल फॉन्ट बदलना, लाइन स्पेसिंग देना। पहले बताता हूं दोस्तों पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है। एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं संरेखण। क्या बोलते हैं दोस्तों, संरेखण बोलते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट। पहला होता है लेफ्ट, है ना, लेफ्ट अलाइन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है दोस्तों। क्या रहता है ये, बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे सेंटर, ओके, सेंटर लाइन हो जाता है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे हम बात करें राइट, RIGST, राइट अलाइन होता है। और यहाँ पे चौथा होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। क्लियर यहाँ तक का, तो जस्टिफाई यहाँ पे चौथा होता है। और ये क्या काम करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट को बाएं दाएं बीच में, है ना, व्यवस्थित करना। ठीक है, और बाएं दाएं दोनों ओर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये है। ठीक है, और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, लेफ्ट की होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एल हम प्रेस कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ में एल, हाँ सही है। दूसरा सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ में हम ई प्रेस कर सकते हैं सेंटर के लिए। और राइट के लिए कंट्रोल के साथ में आर हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस आर। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे अलाइनमेंट समझ में आए होंगे, साथ में शॉर्टकट कीज भी आई होंगी समझ में। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है, एक्सेल में चार्ट का क्या उपयोग है। एक्सेल में चार्ट का क्या उपयोग है। टेक्स्ट सजाने के लिए, डेटा छिपाने के लिए, सेल फॉर्मेट बदलने के लिए या डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में चार्ट का उपयोग, क्या उपयोग है चार्ट का। दोस्तों बात करें एक्सेल में चार्ट के उपयोग की, तो वो होता है दोस्तों डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का क्या कार्य है। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का क्या कार्य है। पहला जानकारी को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना, ऑडियो जोड़ना, वीडियो चलाना या फॉन्ट बदलना। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। दोस्तों सही जवाब होगा जानकारी को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन करना।
ओके, तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से 18वीं में ए ऑप्शन। अब चलते हैं 19वीं की ओर। 19वां है दोस्तों, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? स्लाइड को सजाने के लिए, प्रस्तुति के दौरान वक्ता के लिए नोट्स जोड़ने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या बैकग्राउंड बदलने के लिए? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान वक्ता को नोट्स जोड़ने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ओटीपी, ओटीपी का जो पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। क्या है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा के लिए एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड प्रदान करना, पासवर्ड स्थायी बनाना, यूजर नेम बदलना, या मोबाइल लॉक करना। ठीक है दोस्तों, जो ओटीपी का जो फुल फॉर्म है पता लग गया आपको, वन टाइम पासवर्ड होता है और इसका जो उद्देश्य है सुरक्षा के लिए एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सभी का सही होगा ये तो। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे कौन कौन है जिनके 20 में से 20 एकदम सही हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्रामों से बचाना, फाइल डिलीट करना, फॉन्ट बदलना, इंटरनेट की गति बढ़ाना। बताइए दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य होता है आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्रामों से बचाना। ये ऑप्शन इज राइट, कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्रामों से बचाना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 22वें सवाल की ओर। 22वां सवाल ध्यान से देखिएगा। साइबर क्राइम सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? साइबर क्राइम सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? इंटरनेट पर किए गए अपराधों की जांच और रोकथाम करना, मोबाइल सर्विस देना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, या फिर डेटा सेव करना। तो इजी सवाल है एकदम, इंटरनेट पर किए गए अपराधों की जांच करना और रोकथाम करना। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। तो 22वें में क्या जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। अब चलते हैं 23वें सवाल की ओर। 23वां, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? केवल मोबाइल से खरीदारी करना, केवल सरकारी सेवाएं लेना, बैंकिंग से पैसा निकालना, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना। बताइए दोस्तों, तो ई कॉमर्स से जो काम है दोस्तों या अर्थ है इसका, वो है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की या और सेवाओं की खरीदारी और बिक्री करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां है, ई गवर्नेंस से नागरिकों को क्या लाभ मिलता है? ई गवर्नेंस से नागरिकों को क्या लाभ मिलता है? प्रक्रिया धीमी होती है, अधिक कागजी कार्य, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा, या केवल अफसरों की सुविधा। दोस्तों ई गवर्नेंस जो काम करती है वो करती है सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 24वें में दोस्तों क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद है 24 क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे सारे के सारे। अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या तात्पर्य है? क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या तात्पर्य है? डेटा को इंटरनेट पर रिमोट सर्वर पर संग्रहित कर, डेटा को इंटरनेट रिमोट सर्वर पर संग्रहित कर ऑनलाइन एक्सेस करना, कंप्यूटर केवल कंप्यूटर में डेटा रखना, नेटवर्क तोड़ता है, या फिर फाइल डिलीट करना। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ पे सही जवाब होगा? दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? डेटा को इंटरनेट पर रिमोट सर्वर पर संग्रहित करना। ठीक है, मतलब स्टोरेज करना इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन एक्सेस करना। यहाँ पे ये भी आएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट, डेटा को इंटरनेट पर रिमोट सर्वर पर एक तरीके से संग्रहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डेटा को इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट सर्वर पर, ठीक है, संग्रहित कर ऑनलाइन एक्सेस करना। इतना भी यहाँ पे दिखा जा सकता है आपका सवाल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। ठीक है, 26वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तकनीक पर आधारित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तकनीक पर आधारित है? ऑफलाइन प्रोसेसिंग है, रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, या फिर हार्ड डिस्क शेयरिंग है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन। क्या है दोस्तों? रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन है। तो किस किस का सही है भाई? 26वां। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। 27 सवाल हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। ईमेल का पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना और समय समय पर बदलना, पासवर्ड किसी को बताना, पासवर्ड पेपर पर लिखना, या कभी न बदलना। दोस्तों ईमेल का जो पासवर्ड सुरक्षित रखने का सही तरीका है,
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना और समय समय पर बदलना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना और समय समय पर बदलना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल 28 सवाल की ओर। 28वां है यूपीआई पिन क्या होता है और इसका कार्य क्या है। पहला ऑप्शन डिजिटल लेन देन की अनुमति देने वाला, और 4 या 6 अंकों का गोपनीय कोड, एटीएम कार्ड का नंबर, बैंक का नाम या आधार कार्ड का ओटीपी। बताइए दोस्तों। तो यूपीआई जो पिन होता है दोस्तों, डिजिटल लेन देन की अनुमति देने वाला 4 या 6 अंक का गोपनीय कोड होता है, उसे बोलते हैं यूपीआई पिन। आपका भी होगा। तो यहाँ पे 4 या 6 अंक का गोपनीय कोड होता है दोस्तों। ठीक है, और लेन देन काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 29 सवाल की। और 29वां है डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल मोबाइल सस्ता करना, बिजली देना, सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, या ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलना। बताइए दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है यह है सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। साइबर एथिक्स का क्या मतलब है। साइबर एथिक्स का क्या मतलब है। पहला, पासवर्ड चोरी करना, हानिकारक साइट चलाना, फेक न्यूज फैलाना, या इंटरनेट पर जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार करना। बताइए दोस्तों, साइबर एथिक्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों साइबर एथिक्स का मतलब होता है इंटरनेट पर जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार करना। तो डी ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट पर जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार करना। ठीक है, किस किस का सही है भाई। साइबर एथिक्स का इंटरनेट पर जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने यहाँ पे 31वां। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन संख्याओं की श्रृंखला या औसत गणना करता है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 है ना, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 फंक्शन संख्याओं की श्रृंखला का औसत गणना करता है। ठीक है, मीन का, एवरेज का, ईवीजी का या मीडियन का। दोस्तों जो औसत निकालता है वो निकालता है एवरेज का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, AVERAGE, एवरेज का फॉर्मूला निकालता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एवरेज, बी ऑप्शन इज राइट, एवरेज। ओके, ये निकालता है औसत एक तरीके से। ओके, और ये जो फंक्शन काम करता है वैसे करता है जैसे मैंने लिखा इक्वल, यहाँ लिख दिया AVERAGE, एवरेज है ना। इसके बाद में ब्रैकेट चालू, जैसे मान लो 10, 20 और 30 का क्या एवरेज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एवरेज निकालेगा ऐसे कैसे। तो इनका एवरेज क्या होगा, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे 10, 20, 30 बटा मैंने कर दिया 3, तो यहाँ पे आएगा 10 और 20 30 और 30 60, 60 बटा 3, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। तो 20 औसत हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों 32वें सवाल की और 32वां हमारे सामने। MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। सबसे छोटा मान, जैसे मान लो आपके सामने कोई रेंज दे रखी है, जिसमें लिख दिया 10, 20, 50, 40 है ना, और एक कर दिया मैंने यहाँ पे इतना काफ़ी है। तो इसमें सबसे छोटी रेंज जो बताएगा, मतलब सबसे छोटी रेंज कौन सी है इसमें, इसकी बात की जाए तो 10 है दोस्तों। तो कौन सा फॉर्मूला 10 आउटपुट देगा इनमें से, एवरेज का देगा, काउंट का, सम का या मिनिमम का। दोस्तों बात करें सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए मिनिमम का फॉर्मूला आता है दोस्तों, और सबसे बड़ा के लिए क्या आता है, मैक्सिमम का आता है। ये सबसे बड़े के लिए आता है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे बड़ा। एवरेज निकालता है दोस्तों औसत। ठीक है, काउंट एक तरीके से गणना करता है संख्याओं की, किसकी दोस्तों, संख्याओं की गणना करता है। सम एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की और 33वां है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। बताइए दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू या इक्वलाइज करेक्टर हाइट। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा इक्वलाइज करेक्टर हाइट, ये उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, जबकि ये भी उपलब्ध होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो ये क्या काम करता है, जैसे मैंने लिखा 10th TH ऊपर कर देगा ऐसे कैसे, जैसे 5 का पावर 2, तो यहाँ पे 2 को ऊपर कर दिया। तो स्मॉल कैप और डबल स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, किसी भी अक्षर को 2 बार काटता है बीच में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे RAM, राम, SINGH, राम सिंह किया, तो इसको ऐसे 2 बार काट देगा बीच में से। ठीक है, ओके, तो एक तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रू करता है ये। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की और 34वां हमारे सामने। MS वर्ड 365 में केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा दोस्तों, एमएस वर्ड में आपने 4-5 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक होता है सेंटेंस केस, ठीक है, एक होता है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस, ठीक है। तो उनमें से कौन सा केस है जो उल्टे तरीके से बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है, मतलब वो रिवर्स करता है, काम को उल्टा करता है। क्या करता है दोस्तों, काम को उल्टा करता है। तो उल्टा कौन सा करता है, वो करता है दोस्तों टोंगल केस करता है। कौन करता है दोस्तों, टोंगल केस, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा मैंने RAM, ठीक है, टोंगल केस करूंगा तो क्या हो जाएगा, R है ना, A और M हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिख रखा है बड़ा R छोटा A और M, तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा R बड़ा A और M हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सारे छोटे कर रखे हैं, R है ना, फिर A बड़ा लिख दिया मैंने और M फिर छोटा लिख दिया मैंने, तो क्या आंसर आएगा इसका, R बड़ा आ जाएगा, A छोटा आ जाएगा और M बड़ा आ जाएगा। तो ऐसे उल्टा करता है दोस्तों, ठीक है। टोंगल केस करने के बाद में ये आउट आएगा एक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है 34वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 35वें सवाल की ओर। 35वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है। पहला ऑप्शन ओमार, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले दे रखा है, सही उत्तर क्या है इसका, ओमार है, ठीक है। तो पता लग गया होगा दोस्तों, ओमार होती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका आंसर तो पहले ही मिल गया आपको। तो अब मुझे बताइए 35 में से कितने सवाल आपके सही हुए भाई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 36वें सवाल की ओर। 36वां हमारे सामने, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, अकाउंटिंग में या टाइपिंग में। बताइए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो अधिकतर उपयोग किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग 3-4 जगह किया जाता है, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको इसका उपयोग। एक होता है भूकंप की जानकारी, ओके, मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी, ओके। एक किया जाता है दोस्तों इसके साथ साथ में अंतरिक्ष में खोज, अंतरिक्ष में खोज के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वैसे ये। अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। 37वां है, MOOC का पूरा नाम क्या है। MOOC का पूरा नाम क्या है दोस्तों। MOOC का पूरा नाम होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 37वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां है, पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है, टेबल बनाने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए, क्लिक पर विशेष कार्य जैसे लिंक खोलना, स्लाइड बदलना आदि के लिए, या फिर स्लाइड हटाने के लिए। बताइए दोस्तों एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग होता है क्लिक पर विशेष कार्य करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है सी ऑप्शन इज राइट, समझ में आ गया होगा आपको 38वां भी। अब चलते हैं दोस्तों 39वें सवाल की ओर। 39वां है दोस्तों, वेब ब्राउजर का कार्य कौन सा कार्य नहीं है। जो वेब ब्राउजर होता है उसका कौन सा कार्य नहीं दोस्तों, वेबसाइट खोलना, इंटरनेट कनेक्शन देना, URL को प्रोसेस करना या वेब पेज प्रदर्शित करना। बताइए दोस्तों वेब ब्राउजर का कार्य कौन सा नहीं है इनमें से। दोस्तों जो नहीं है वो है इंटरनेट कनेक्शन देना। इंटरनेट कनेक्शन ये नहीं देता है दोस्तों, बाकी ये वेबसाइट भी ओपन करता है, ये URL को प्रोसेस भी करता है और वेब पेज को भी दिखाता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो 39वां भी आपका सही होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद ये है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां है, ध्यान से देखिएगा, URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। बताइए दोस्तों URL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों URL का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे। 40 में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 41वें सवाल की ओर। 41वां, ध्यान से देखिएगा, MS वर्ड में कंट्रोल की से क्या होता है। MS वर्ड में कंट्रोल की से क्या होता है। पहला, टेक्स्ट क्लियर होता है, लिंक हटता है, हाइपर लिंक जोड़ा जाता है या कट होता है। बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो कंट्रोल के होता है उससे दोस्तों हम हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के से क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक, है ना, हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है, ओके, कंट्रोल के से। अब चलते हैं दोस्तों 42वें सवाल की और 42वां है यहाँ पे, लेफ्ट अलाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है। लेफ्ट अलाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई या कंट्रोल आर। दोस्तों बात करें लेफ्ट अलाइन की, उसके लिए होता है दोस्तों कंट्रोल एल। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल एल। कंट्रोल जे होता है दोस्तों जस्टिफाई के लिए, एमएस वर्ड की बात करें तो किसमें दोस्तों, एमएस वर्ड की बात करें, ठीक है। तो कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई, कंट्रोल ई होता है सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट होता है। और कंट्रोल आर होता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट। क्या होता है दोस्तों, राइट अलाइन या अलाइनमेंट, आप जो भी बोलना चाहो, ठीक है, कंट्रोल आर से होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 43वें सवाल की और 43वां है सीएससी। अब सीएससी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर। क्या है दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, केवल इंटरनेट कैफे, केवल बैंकिंग या केवल शिक्षा। बताइए दोस्तों सीएससी का क्या उद्देश्य है। दोस्तों सीएससी का जो उद्देश्य है ना वो है ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या दोस्तों, ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको सीएससी का मुख्य उद्देश्य। अब चलते हैं दोस्तों 44 सवाल की और 44 सवाल ध्यान से देखिएगा, इक्वल प्रॉपर। ये यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूले आ चुके हैं दोस्तों, तो सवाल एक बार पढ़िए आप ध्यान से। इक्वल प्रॉपर एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर के फॉर्मूले की। तो ये जो करता है ना, ये फॉर्मूला क्या काम आता है, ये करता है वर्ड के पहले लेटर को, पहले जो लेटर होता है उसको क्या करता है, लेटर को कैपिटल करता है। क्या करता है दोस्तों, कैपिटल करता है ये। जैसे मान लो इसमें लिख रखा है एक्सेल, यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला, तो ये एक्सेल का पहला लेटर क्या हो गया, ई हो गया, ई को कैपिटल कर देगा। और यहाँ पे ऐप हो गया तो ऐप को भी क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। और बाकी सारे स्मॉल रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें दोनों स्मॉल है तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये होगा एक्सेल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो एक सवाल और दे देता हूँ मैं आपको, मैंने लिखा इक्वल PRROPER, है ना, प्रॉपर, ब्रैकेट चालू किया मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे एक तरीके से डोसा, ओके। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, COMPUTER। तो क्या आउटपुट होगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें देखो डोसा का डी बड़ा आ जाएगा, DAUSE, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर का COMPUTER आ जाएगा, मतलब वर्ड का पहला लेटर क्या कर देगा दोस्तों, ये कैपिटल कर देगा, ठीक है। इसी के संबंध में एक और फॉर्मूले और होते हैं, जैसे एक तो हो गया इक्वल प्रॉपर का, एक हो गया जैसे कि इक्वल LOWER लोअर का हो गया, एक हो गया इक्वल अपर का, ठीक है। दोस्तों ये क्या करता है, सभी को स्मॉल कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, स्मॉल में कर देता है। और ये कर देता है सभी को कैपिटल। क्या कर देता है दोस्तों, कैपिटल करता है, ठीक है। तो ऑल कैपिटल कर देता है ये, कैपिटल सभी, ओके। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। अब चलते हैं दोस्तों 45 सवाल की और 45वां है, ध्यान से देखिएगा। विंडोज में स्टार्ट बटन, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है, एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग, या फिर सिस्टम को बंद करना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपका एक LED है या फिर मॉनिटर है, मान लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के एक टास्क बार आता है, उसके अंदर हल्का सा यहाँ पे इस जगह पे आपको एक स्टार्ट बटन दिखता है दोस्तों, टास्क बार के अंदर, ठीक है। और इस बटन को यहाँ पे बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये काम आता है एप्लीकेशन लॉन्च करने के भी काम आता है ये। इसमें बात करें डिवाइस सेटिंग में भी काम आता है और सिस्टम को बंद करने में भी काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि विंडोज में स्टार्ट बटन क्या काम आता है दोस्तों, एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग में भी, मतलब सेटिंग कर सकते हैं इसमें डिवाइस की भी, और सिस्टम को बंद करना भी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों इसमें। किस किस का सही है भाई, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने 46वां, फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग होता है।
फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग होता है? गलत शब्द को हटाने के लिए, किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, प्रिंटिंग के लिए या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की, तो ये आता है किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। और इनकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एच होती है, ठीक है, इनकी शॉर्टकट की है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 47वां। एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है? एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है? टास्क बार, आइकन, फोल्डर या शॉर्टकट? बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं मुझे इसका जवाब। एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है, आइकन कहलाती है, फोल्डर कहलाती है या शॉर्टकट कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों आइकन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आइकन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक तरीके से मॉनिटर है और मॉनिटर के अंदर यहाँ पे एक ऐसी पट्टी होती है, इस बार को तो कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं दोस्तों? टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई देती है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप बोला जाता है। और डेस्कटॉप के अंदर हल्के से ऐसे आइकन आपको नजर आते हैं, इन्हीं आइकन्स को मतलब एक तरीके से आइकन्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? आइकन बोला जाएगा इनको। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा 47 का जवाब। अब चलते हैं दोस्तों 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, कंट्रोल पैनल कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं या डेस्कटॉप कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों इनको? दोस्तों बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उन्हें कहेंगे दोस्तों सिस्टम ट्रे। क्या कहेंगे दोस्तों? सिस्टम ट्रे इसका आंसर रहेगा। सिस्टम ट्रे कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? सिस्टम ट्रे कहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन है, फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? पूरी सीट को लॉक करने के लिए, किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए, हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए, सीट को सेव करने के लिए? बताइए दोस्तों फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है? पूरी सीट को लॉक करने के लिए, किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए, हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर करने के लिए या सीट को सेव करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे फ्रीज पेन का जो उपयोग किया जाता है वो एक तो एक्सेल में किया जाता है। किसमें दोस्तों? एक्सेल में किया जाता है। और ये किया जाता है हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, हेडर पंक्तियों को या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 50वां, एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? ठीक है, पहला डेटा को उल्टा करना, कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में, डेटा को डिलीट करना या फॉर्मूला कॉपी करना? बताइए दोस्तों एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? दोस्तों एक्सेल में जो ट्रांसपोज का कार्य है वो है दोस्तों कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट, रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में बदलना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। 50 हो चुके हैं दोस्तों। अब 50 में से आपके कितने सही हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। और क्लास कैसी लग रही है? इस क्लास में इजी क्वेश्चन भी आएंगे और हार्ड भी आएंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, एक तरीके से सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51वां यहाँ पे, MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2010 के बाद में क्या है? बताइए दोस्तों MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2010 के बाद में क्या है? दोस्तों DOC है, .docx है, .txt है या फिर .xlsx है? दोस्तों इसमें बात करें फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड का 2010 के बाद का, तो वह दोस्तों .docx। क्या है दोस्तों? .docx है। .txt होता है दोस्तों टेक्स्ट फाइल का होता है एक तरीके से ये। ओके, और बात करें XLSX की, ये होता है दोस्तों एक्सेल के लिए। किसके लिए दोस्तों? एक्सेल के लिए होता है। ठीक है, ओके, एक्सेल में बात करें थोड़ा सा आगे हम, तो एक होता है .xls। ठीक है, ये होता है दोस्तों, ये था 2003 में। कब था दोस्तों? 2003 में था। और बात करें .xlsx की, तो ये 2007 और उसके बाद का है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने
52वां, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? एकदम सीधा सवाल है, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आएगा एन है भैया ना, एन, डब्ल्यू नहीं है, एन है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल के साथ में एन। कंट्रोल एस होती है दोस्तों सेव करने के लिए, कंट्रोल ओ होती है ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए होती है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होती है, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए होती है। किसके लिए दोस्तों? प्रिंट करने के लिए होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 53वें सवाल की ओर। 53वां, सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे? बताइए दोस्तों। सेवेज के लिए पहले देता हूँ सेवेज क्या होता है। सेवेज होता है दोस्तों, मान लो पहले से कोई फाइल सेव है, उसकी कॉपी फाइल बनाकर दूसरे नाम से सेव करना सेवेज कहलाता है। मतलब पहले जो फाइल सेव है ना, उसकी कॉपी फाइल बना करके दूसरे नाम सेव करना सेवेज कहलाता है। तो सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों F12। क्या होती है दोस्तों? F12 होती है, तो यहाँ पे आएगा F12। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 54वें सवाल की ओर। 54वां सवाल हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? जस्ट अभी बताया था मैंने, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों प्रिंट के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज करने के लिए, ओके, CLOSE क्लोज करने के लिए ना, और यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसे डॉक्यूमेंट हम। तो इसका जो सही जवाब आएगा यहाँ पे वो आएगा कंट्रोल पी। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल पी आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 55वां, वर्ड में हाल ही में उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट कहाँ दिखते हैं? वर्ड में हाल ही में उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट कहाँ दिखते हैं? बताइए दोस्तों, कहाँ दिखते हैं? स्टेटस बार में दिखते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिखते हैं, रिबन्स में दिखते हैं, या फिर स्क्रॉल बार में दिखते हैं? जल्दी से बता सकते हैं आप इसका जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा दोस्तों रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में। हाँ दोस्तों, रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है बी नंबर पे आपने टिक किया होगा। और किस किस ने किया है भाई बी ऑप्शन पे टिक? उसी का सही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 56वां, वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट 2010 और उसके बाद वर्जन कौन सा है? बताइए दोस्तों। एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, या वर्दाना है? दोस्तों बात करें अगर डिफॉल्ट फॉन्ट की एमएस वर्ड की तो वह दोस्तों कैलिबरी। क्या है दोस्तों? कैलिबरी है। ओके, और बात करें फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज की बात करें तो वो होती है 11। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करें फॉन्ट साइज की, तो देखो अगर बात करें फॉन्ट साइज जो एक तरीके से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आता है, एक तरीके से आता है, एक तरीके से हम बोलें इसको ड्रॉप बॉक्स आता है। तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर तो दोस्तों 8 से 72 होती है। कितनी होती है? 72। 8 से 72 होती है। क्या फॉन्ट साइज होती है? कम से कम 8 होती है इसमें, और अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? 72 होती है। लेकिन वैसे कितनी होती है? वैसे बात की जाए तो सबसे कम 1 से लेकर के 1 से 1638 तक होती है। अधिकतम 1638 और कम से कम 1 होती है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट आपकी 11 होती है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास में 57वां, बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? सबसे इजी सवाल, बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? बोल्ड को नेम बोलते हैं दोस्तों गहरा करना, गहरा है ना, मोटा या गाढ़ा। ओके, तो यहाँ पे बताइए मुझे बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये दोस्तों कंट्रोल बी है। कंट्रोल आई होता है दोस्तों इटैलिक करना, इटैलिक, इटैलिक को बोलते हैं दोस्तों तिरछा या टेढ़ा करना, तिरछा या टेढ़ा करना दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन के लिए। किसके लिए दोस्तों? अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कंट्रोल डी की, तो ये होता है दोस्तों एक तरीके से एमएस वर्ड में। इसमें दोस्तों एमएस वर्ड की बात करें तो ये होता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, हम बात करें कंट्रोल डी की एक्सेल में, कंट्रोल प्लस डी की एक्सेल में बात करें तो एक्सेल में दोस्तों क्या होती है? डाउन फिल करने के लिए होती है, डाउन फिल के लिए काम आता है ये। ओके, और हम बात करें पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में बात करें तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए काम आता है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। ठीक है, मतलब
कंट्रोल डी क्या काम आता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए काम आता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सभी में अलग अलग, तीनों जगह अलग अलग काम आता है, एक्सेल में अलग, वर्ड में अलग और पावर पॉइंट में अलग काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 58वें सवाल की। 98वां सवाल है, कंट्रोल जे का प्रयोग किस अलाइनमेंट के लिए किया जाता है? लेफ्ट के लिए किया जाता है, राइट के लिए, सेंटर के लिए, जस्टिफाई के लिए। क्लास अच्छे से देखिए, तो मैंने बता दिया दोस्तों कई बार इसको इसी क्लास के अंदर। आप बताइए मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। आपको देता हूं 5 सेकंड का समय। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों बात करें कंट्रोल जे की, तो कंट्रोल जे होता है दोस्तों जस्टिफाई के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? जस्टिफाई के लिए होता है। ये होता है कंट्रोल जे, यहाँ पे काम आता है। लेकिन बात करें सेंटर के लिए, तो ये होता है कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे हम। राइट के लिए होता है कंट्रोल के साथ में हम आर प्रेस करेंगे, और लेफ्ट के लिए होता है कंट्रोल के साथ में हम एल प्रेस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट में शॉर्टकट की भी आपको पता लग गई होगी। और कंट्रोल जे किसके लिए आता है दोस्तों? जस्टिफाई के लिए होता है। और जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ना एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड की बात करें हम, तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट भी रहता है। क्या दोस्तों? बाय डिफॉल्ट रहता है एमएस वर्ड में। किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड में रहता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 58वें सवाल की और 58 नहीं 59वें सवाल की ओर चलेंगे। 59, लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ होता है एमएस वर्ड में? बताइए दोस्तों। इंसर्ट टैब में होता है, होम टैब में होता है, या फिर व्यू टैब में होता है, या लेआउट टैब में होता है? ठीक है दोस्तों, लाइन बदलने का जो विकल्प होता है वो होता है एमएस वर्ड के होम टैब में। किसमें दोस्तों? होम टैब में होता है। ठीक है, और होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में होता है। किसमें दोस्तों? पैराग्राफ ग्रुप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों होम टैब आंसर इसका। ठीक है, और होम टैब के कौन से ग्रुप में मिलता है? पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है। ठीक है, तो पता लग गया होगा 59वें सवाल में बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 60वें सवाल की और 60वां सवाल है, वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? जस्ट अभी बताया था ना मैंने। इसका जवाब होगा दोस्तों कंट्रोल डी। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस डी से हम खोल सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इससे दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम डी प्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कंट्रोल डी। अब चलते हैं दोस्तों 61वें सवाल की ओर। 61वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों, वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, होम टैब में, या पेज लेआउट टैब में? बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पे इंसर्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का, तो वो मिलता है दोस्तों इंसर्ट टैब में। कहाँ दोस्तों? इंसर्ट टैब में मिलता है। और वर्ड की जो टेबल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे हम, जो एमएस वर्ड की टेबल है ना उसमें अधिकतम जो कॉलम होते हैं, क्या दोस्तों? कॉलमों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 63 होती है। और बात करें रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 32,767 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें टेबल में, एमएस वर्ड की जो टेबल होती है ना उसमें बात करें कॉलम्स की, 63 कॉलम ले सकते हैं अधिकतम। और रो कितनी ले सकते हैं दोस्तों? 32,767 तक ले सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और अगला सवाल है हमारे सामने 62वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, टेबल में नया रो जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? अभी बात किसकी टेबल की कर रहे हैं हम? एमएस वर्ड की कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड के अंदर अगर हम बात करें एक तरीके से नया टेबल में नया रो जोड़ने के लिए, जैसे मान लो आपकी ये टेबल है, एक तरीके से ये टेबल है मान लो, और इस टेबल में मैंने 2 बना दिया, और मैं चाहता हूं यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे एक और रो इंसर्ट करना है। मान लो कर्सर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको क्या टैब प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों? टैब प्रेस करना पड़ेगा, तो कर्सर यहाँ से उठ करके सीधा एक और यहाँ पे रो इंसर्ट कर देगा ऐसी। ठीक है, एक और पंक्ति इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये नई पंक्ति आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा टैब की। क्या आएगा दोस्तों? टैब की आएगा यहाँ पे। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 63वां, किसी टेबल में बॉर्डर्स और शेडिंग देने का विकल्प कहाँ होता है एमएस वर्ड के अंदर? बताइए। होम और स्टाइल में, डिजाइन और टेबल स्टाइल में, यहाँ पे व्यू और लेआउट में, इंसर्ट या फॉर्मेट में? दोस्तों जब आप क्रिएट करते हो टेबल, तो जैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं और कर्सर को अपन रखते हैं ना इस टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे एक टैब खुलता है जो होता है डिजाइन टैब। क्या होता है दोस्तों? डिजाइन टैब होता है, उसमें 2 निकलते हैं, एक तो डिजाइन और एक टेबल स्टाइल में निकलते हैं, एक तरीके से डिजाइन वगैरह। तो यहाँ पे आएंगे डिजाइन में जाकर के टेबल स्टाइल में। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। ओके, 63 में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा।
अब चलते हैं दोस्तों 64वें सवाल की और 64वां है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजियां क्या है? बताइए दोस्तों क्या है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों बोल्ड करने की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी होती है। इटैलिक की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में आई होती है। और अंडरलाइन क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, यू होती है। तो यहाँ पे क्रम से इनको जमाना पड़ेगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। तो कहाँ पे दोस्तों, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। तो यहाँ पे 64 में आएगा दोस्तों ये ऑप्शन, पहला ही सही है दोस्तों। कंट्रोल बी बोल्ड करना, कंट्रोल आई इटैलिक करना और कंट्रोल यू क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज राइट। ओके, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत होंगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 65वें सवाल की और 65वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट में लाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट में लाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कई बार आ चुका है अलाइनमेंट का सवाल। ठीक है, पैराग्राफ के कितने अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, और सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ये सेंटर में लाने के लिए होता है। कंट्रोल एल होता है दोस्तों लेफ्ट में लाने के लिए, कंट्रोल आर राइट साइड, ओके, और कंट्रोल ई होता है दोस्तों सेंटर में लाने के लिए। क्या दोस्तों, सेंटर में लाने के लिए। और कंट्रोल जे होता है दोस्तों जस्टिफाई करने के लिए। ओके, तो इनकी शॉर्टकट की थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इनकी शॉर्टकट की से कई बार आ जाता है सवाल। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आप इनको थोड़ा सा परफेक्टली कर लेना, एक सवाल बन सकता है यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों 66वें सवाल की और 66वां है, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों पोर्ट्रेट। क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। और दूसरे की बात करेंगे तो पहला होता है, दूसरा होता है लैंडस्केप। क्या होता है दोस्तों, लैंडस्केप होता है। ओके, और पोर्ट्रेट होता है एक तरीके से वर्टिकल शेप में, मतलब ऐसे होता है एक तरीके से, और ये होता है हॉरिजेंटल। क्या होता है दोस्तों, हॉरिजेंटल मतलब आधा होता है ऐसे। ठीक है, तो पेज को खड़ा करना एक तरीके से वर्टिकल में पोर्ट्रेट का काम है और हॉरिजेंटल में लैंडस्केप का काम है। तो यहाँ पे आएगा 2 तरह का होता है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 68वें सवाल की ओर। 68वां है, पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? फाइल सेवेज में, लेआउट मार्जिन में, इंसर्ट पेज सेटअप में या होम पैराग्राफ में? बताइए दोस्तों, पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? दोस्तों पेज मार्जिन सेट करने का जो विकल्प होता है वो होता है लेआउट के अंदर जाइए, लेआउट टैब में, मार्जिन में। ठीक है, अब मार्जिन की बात करें तो मार्जिन होता है 4 प्रकार का। एक देखो, जैसे ये पेज है आपके पास और इस पेज में एक तो ये जगह खाली, एक ये जगह और ये जगह मार्जिन कहलाती है। तो एक तो होता है दोस्तों टॉप, एक होता है बॉटम, है ना, एक होता है यहाँ पे राइट और एक होता है दोस्तों लेफ्ट। कौन सा होता है दोस्तों, लेफ्ट होता है। 4 होते हैं मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और पेज के चारों ओर की खाली जगह को मार्जिन कहते हैं दोस्तों, ये समझ लो आप तो। ठीक है, उम्मीद है 67 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 68वें सवाल की ओर। 68वां सवाल है, पेज साइज बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? पेज साइज बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, किसका किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है लेआउट का। किसका दोस्तों, लेआउट का किया जाता है। लेआउट से हम एक तरीके से पेज की साइज बदल सकते हैं, लेआउट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल है हमारे सामने 69, फुटनोट डालने का शॉर्टकट क्या है? फुटनोट डालने का शॉर्टकट क्या है? अल्ट कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल F2? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे फुटनोट डालने का एक तरीके से जो उपयोग करेंगे हम, वो करेंगे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का। क्या दोस्तों, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करेंगे हम। अब चलते हैं दोस्तों 70वें सवाल की ओर। 70वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एंड नोट डालने का शॉर्टकट क्या है? एंड नोट डालने का शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों, अल्ट कंट्रोल डी है,
अल्ट कंट्रोल ई है, अल्ट शिफ्ट ई है या कंट्रोल ई है? बताइए दोस्तों। दोस्तों एंड नोट डालने का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों अल्ट कंट्रोल ई। क्या है दोस्तों? अल्ट कंट्रोल ई है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अल्ट कंट्रोल ई है। ओके, तो किस किस को क्लास पसंद आ रही है दोस्तों और किस किस को समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 71वां, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। अब यहाँ से मैंने कुछ फुल फॉर्म्स ली हैं दोस्तों। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट नेटवर्क सोर्स है, डोमेन नेम सिस्टम है, डाटा नेटवर्क सर्वर है या डिजिटल नंबर सर्विस है? बताइए दोस्तों डीएनएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनएस का जो पूरा नाम है वो है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, डोमेन नेम सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों 72वें सवाल की ओर। 72वां सवाल है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई? इजी मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या इंजीनियर्ड मेल है? बताइए दोस्तों क्या है ईमेल का पूरा नाम? दोस्तों ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। सॉरी ये नहीं होता, ये वाला होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन इज राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये होगा दोस्तों सही ऑप्शन। ठीक है, और ये क्या काम आता है ईमेल? आपके संदेश भेजने व प्राप्त करने में। ठीक है, इसकी जो साइज होती है ईमेल की होती है 25 MB तक। 25 MB तक की फाइल आप भेज सकते हैं, साइज होती है इसकी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और संदेश भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है दोस्तों वो आता है SMTP। कौन सा दोस्तों? SMTP भेजने के लिए काम आता है। और प्राप्त करने के लिए POP। ओके, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है दोस्तों प्राप्त करने के लिए। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट में बता दिया थोड़ा सा इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 73वें सवाल की ओर। 73वां सवाल है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का पूरा नाम क्या है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फास्ट ट्रांसफर प्रोसेस है, फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम है या फास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है? बताइए दोस्तों व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों यहाँ पे FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस किस का सही है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 74वां कि GIF का पूरा नाम क्या है भाई? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जनरल इमेज फाइल, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर्म या फिर ग्लोबल इंटरनेट फाइल? बताइए दोस्तों GIF का पूरा नाम क्या है? GIF का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों GIF का जो पूरा नाम है वो है एक तरीके से, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो मुझे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 75वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईटेक मशीन लैंग्वेज या फिर हाइपर टूल मार्कअप लिस्ट? बताइए दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 76वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 75 में से आपके कितने सही हो गए? एकदम सटीक सही है। ठीक है, और तुक्के से कितने सही हो गए वो भी मुझे बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। ओके, कई लोग तुक्का लगाते हैं कि भाई ये तुक्का सही है तो वो सही मान ले जाते हैं एक तरीके से। तो तुक्का नहीं लगाना, सही बताना है कि भाई कितने सही हो गए। अब चलते हैं दोस्तों 76वें सवाल की ओर। 76वां सवाल हमारे सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक आ रहा है दोस्तों इंटरकनेक्टेड प्रोग्राम। बताइए दोस्तों इंटरनल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ढंग से देख लेना इसको, क्योंकि L और T का ही फर्क है वैसे इसमें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं अपन, है ना। तो IP का जो पूरा नाम होता है दोस्तों क्या है? दोस्तों IP का जो पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्लियर यहाँ तक का? तो सी ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर होगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने 77वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG का पूरा नाम क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जावा प्रोग्राम एक्सटेंशन ग्राफिक,
या फिर जॉइंट फोटो एडिटिंग ग्रुप या जावा पिक्चर एनकोडिंग ग्रिड? बताइए दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जेपीजी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है दोस्तों? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, किस किस का सही है भाई? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 78वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS DOS? MS DOS का पूरा नाम क्या है, या MS DOS का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS DOS का पूरा नाम है, ठीक है ना, या MS DOS भी बोल सकते हो आप, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो किस किस का सही है? 78वां मैंने दे दिया आंसर इसका राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 79 की तरफ आगे, ठीक है। NIC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन चैनल, या न्यू इंटरनेट कनेक्शन, या नेटवर्क इंटरनल कंट्रोल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, किस किस का सही है भाई ए ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 80वें सवाल की ओर। 80, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का पूरा नाम क्या है भाई? OCR का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। अगर आपको आता है OCR का पूरा नाम तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों OCR का पूरा नाम, जल्दी से बताइए। दोस्तों OCR का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट। किसका सही था भाई? बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 81 की तरफ। 81वां है दोस्तों यहाँ पे PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डाटा फाइल, या पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रोग्राम डेटा फॉर्मेट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। सी ऑप्शन इज राइट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, अब चलते हैं 82 की तरफ। 82 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड? QR कोड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए। QR कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रीड कोड, क्वेरी रेस्पॉन्स कोड, या क्वालिटी रीड कोड? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मतलब QR कोड का पूरा नाम क्या है भाई? QR स्कैन किया होगा आपने कभी न कभी तो बताइए QR कोड का पूरा नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पे QR कोड का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होगा दोस्तों? क्विक रेस्पॉन्स कोड। Q फॉर क्विक, R फॉर रेस्पॉन्स, C फॉर कोड, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने 83 दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए क्या है रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर रैपिड एक्सेस मशीन, या फिर रीड एंड मॉडिफाई? बताइए दोस्तों क्या है दोस्तों रैम का पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सामने 84 का। 84 नंबर का है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लॉजिक, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या सिंपल क्वेरी लाइन? बताइए दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम। दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही भाई? सी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं 85 की तरफ। 85 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP? TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए क्वेश्चन, ठीक है।
टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। दोस्तों बताइए टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, आराम से रीड कीजिए इनको और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। जल्दी बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से पढ़ के बताइए मुझे 85 में क्या आंसर आएगा। देखते हैं कौन कौन लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे 85 में जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यहाँ पे आएगा आईपी का, देखो टीसीपी मतलब होता है टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल और पी फॉर प्रोटोकॉल, आई फॉर इंटरनेट और पी फॉर यहाँ पे आ जाएगा प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो किस किस का सही था भाई? ए ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 86 क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना या डेटा को आउटपुट में बदलना। बताइए दोस्तों कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आएगा डेटा को, क्या आएगा? डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना, प्रोसेस करना। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर में, कंप्यूटर को, डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 87 है दोस्तों। सीपीयू का कौन सा भाग सभी गणितीय और तार्किक कार्यों को करता है? सीपीयू का कौन सा भाग सभी गणितीय और तार्किक कार्यों को करता है? सीयू करता है, एएलयू करता है, एमयू करता है या रजिस्टर करता है? बताइए दोस्तों सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय, देखो सीपीयू की बात करें हम ऐसे इनको भाग में बांट सकते हैं हम सीपीयू को। एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है दोस्तों एमयू बोल सकते हैं, है ना, मुख्य मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हो आप इसको, या रजिस्टर भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एएलयू जो काम करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये करता है दोस्तों एक तरीके से गणितीय, है ना, गणितीय और तार्किक। ओके, ये करता है कंट्रोल करता है, एक तरीके से कंट्रोल यूनिट होता है एक तरीके से ये। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू कौन सा भाग गणितीय और तार्किक कार्यों करेगा भाई? वो करेगा एएलयू करेगा। कौन करेगा दोस्तों? एएलयू करता है। क्लियर यहाँ तक का? एएलयू क्या करेगा दोस्तों? एएलयू करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने 88 का। कंप्यूटर की कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर की कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए या हार्ड डिस्क को नियंत्रित करने के लिए? बताइए दोस्तों कैश मेमोरी का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 89 की तरफ। 89 हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, लिनक्स, एमएस डीओएस या मैक ओएस? बताइए दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? दोस्तों सही जवाब होगा लिनक्स। कौन सा होगा दोस्तों? लिनक्स होगा, LINUX, लिनक्स। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 90 की तरफ। 90 कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ है। कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ है कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस लोड करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या सीपीयू रीसेट करना। बताइए दोस्तों कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस का अर्थ क्या है? दोस्तों बात करें कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस की तो ये होता है दोस्तों एक तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो 90 में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं 91 की तरफ। 91 क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, एमएस एक्सेल में सम A1 से A10 का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों A1 से A10 तक सभी संख्याओं का जोड़, केवल A1 और A10 का जोड़, सभी कॉलम का जोड़ या फिर एक तरीके से केवल टेक्स्ट वैल्यू का जोड़। तो दोस्तों ये फंक्शन है सम, ये काम करता है दोस्तों जोड़ने का। किसका दोस्तों? जोड़ने का करता है। और ये एक तरीके से A1 से एक रेंज है, ये क्या है दोस्तों? रेंज है। रेंज मतलब होता है A1 से A10 तक, A10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा A1 से A10 तक सभी संख्याओं का जोड़ एक तरीके से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा 91 वाला। अब चलते हैं 92 की तरफ।
MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनिमेशन बनाने के लिए, एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए, डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में मेल मर्ज का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? दोस्तों किया जाता है एक साथ कई लोगों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हम समय की बचत कर सकते हैं। दोस्तों क्या कर सकते हैं? समय की बचत, समय की बचत कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने 93 का 93 है दोस्तों। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग कहाँ होता है? पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड के अंदर टेक्स्ट पर, स्लाइड बदलते समय प्रभाव यानी कि इफेक्ट के लिए, केवल एनिमेशन पर, हाइपरलिंक बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग कहाँ होता है? अगर आपको आता है तो आप मुझे बताइए जल्दी से। दोस्तों ये होता है स्लाइड बदलते समय इफेक्ट, स्लाइड बदलते समय प्रभाव इफेक्ट के लिए। तो बी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड बदलते समय प्रभाव इफेक्ट के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 94 की तरफ। 94 है, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की पहचान के लिए, नेटवर्क पर, डेटा को सुरक्षित करने के लिए, पासवर्ड बदलने के लिए, या केवल ईमेल भेजने के लिए। बताइए दोस्तों, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो बताइए आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? दोस्तों आईपी एड्रेस का जो प्रयोग किया जाता है वो आता है कंप्यूटर की पहचान के लिए नेटवर्क पर, कंप्यूटर की पहचान के लिए नेटवर्क पर किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं 95 की तरफ। ओके, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है बताइए? 32, 64, 128 या 256? IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है भाई? जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों 128 बिट का। कितने का होता है दोस्तों? 128 बिट का होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 128 बिट इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने 96। फिशिंग अटैक का अर्थ है, फिशिंग अटैक का अर्थ है पासवर्ड हैकिंग, नकली वेबसाइट या ईमेल से यूजर की जानकारी चुराना, एंटीवायरस इंस्टॉलेशन या फायरवॉल का प्रयोग। बताइए दोस्तों, फिशिंग अटैक क्या अर्थ है? फिशिंग अटैक का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? दोस्तों ये जो होता है ईमेल से संबंधित होता है एक तरीके से। यहाँ पे आएगा नकली वेबसाइट या ईमेल से यूजर की जानकारी चुराना, संवेदनशील जानकारी चुराना एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, फिशिंग अटैक, ईमेल पे से संवेदनशील जानकारी चुराना फिशिंग अटैक कहलाता है। अब चलते हैं 97 की तरफ। 97 है, फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? डाटा बैकअप, अनऑथराइज एक्सेस रोकने के लिए, फाइल कंप्रेशन या प्रिंटर कंट्रोल के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? दोस्तों एक तरीके से प्रोटेक्ट के लिए होता है फायरवॉल का प्रयोग। तो यहाँ पे आएगा अनऑथराइज एक्सेस रोकने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट, अनऑथराइज एक्सेस रोकने के लिए। ओके, किसी इसका बी ऑप्शन सही था भाई इसमें। अब चलते हैं 98 की तरफ। 98 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ईमेल में BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ है। कई बार BCC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ है सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा, केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा, किसी को भी मेल दिखाई नहीं देगा, या केवल सर्वर को दिखाई देगा। बताइए दोस्तों, ईमेल में BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ है, जल्दी से बताइए मुझे क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पे है कि केवल छुपे हुए प्राप्तकर्ता को दिखाई देगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। एक होता है दोस्तों CC, यहाँ पे CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, ये ईमेल से संबंध रखते हैं कार्बन कॉपी। यहाँ पे जो आप किसी को मेरे भेजोगे इसके द्वारा तो उनका एड्रेस सभी को पता होगा भाई किस किस को भेजा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे BCC होगा जो एक तरीके से गुप्त रूप से भेजा जाता है, जिसका पता किसी को भी नहीं होता। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे सामने 99। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार URL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म। का सही उदाहरण कौन सा है? www.google.com या गूगल डॉक्स, C ड्राइव या IP एड्रेस। बताइए दोस्तों URL का सही उदाहरण कौन सा है? अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो आएगा यूआरएल का पूरा नाम वो आएगा www.google.com, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, www, है ना, ओके, .google.com एक तरीके से हम मान सकते हैं। ये क्या है, यूआरएल है एक तरीके से हमारा, क्या है दोस्तों, ये यूआरएल है। क्या है दोस्तों, ये यूआरएल होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 100 है, तो 70 लगाई दिया आज अपन ने। सवा सवाल है यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। डेटा लोकल ड्राइव पर रहता है, डेटा केवल ऑफलाइन उपलब्ध रहता है, डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, या केवल ईमेल भेजने के लिए। बताइए दोस्तों, ये सवाल मैं रिपीट करा चुका हूँ शायद इसी क्लास में पहले भी, तो उम्मीद है आप बता पाओगे अगर आपका क्लास में अच्छे से ध्यान है तो। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मुख्य लाभ है वो है डेटा को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, डेटा को कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों ये थी हमारी वन शॉट क्लास। एक कैसी लगी आपको वन शॉट क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको इजी भी लगी होगी, हार्ड भी लगी होगी। कैसा आपका मतलब एक तरीके से देखने का मतलब एक तरीके से नजरिया है। अगर आपको एक और क्लास चाहिए ऐसी वन शॉट क्लास तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास में क्या कमी रही वो भी आप बता सकते हो मुझे। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बढ़ाते रहिए और बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को मेरी MS एक्सेल वन शॉट क्लास देखनी है तो जाके देखिएगा एक बार। मैंने कंप्लीट एक्सेल करा रखी है, उसमें फॉर्मूले वगैरह शॉर्टकट कीज है ना, कंप्लीट बेसिक से पढ़ा रखा है, और वो भी मैंने एकदम एक्सेल के ऊपर बताया सब कुछ, ठीक है ना। तो आपको पूरा फील आएगा पढ़ने का, और उम्मीद है एक बार क्लास देख लोगे तो बार बार आपको एक्सेल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जाके देखिएगा MS एक्सेल की क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।